अब जब हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फाउंडेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया है, नॉइजी टॉप के गेटिंग से लेकर कैपेसिटी फैक्टर्स और जेड लॉस स्टेबलाइजेशन तक, तो अब समय आ गया है एक फंडामेंटल प्रैक्टिकल रियलिटी को एड्रेस करने का कि न्यूरल नेटवर्क्स प्योर मैथमेटिक्स पर नहीं चलते बल्कि वे फिजिकल सिलिकॉन पर चलते हैं। चैप्टर 1 में पहले हमने डीप लर्निंग को हाई डायमेंशनल टेंसर ऑपरेशंस के एक कैस्केड के रूप में डिफाइन किया था, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस डोमिनेट करते हैं, y इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस बी। चैप्टर 19 में हमने रूफलाइन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, यह इलस्ट्रेट करते हुए कि कैसे मॉडल थ्रूपुट या तो अरिथमेटिक इंटेंसिटी फ्लॉप्स पर बाइट ऑफ मेमोरी ट्रांसफर्ड या मेमोरी बैंडविड्थ से बाउंड होता है। इस पॉइंट तक हमने कंप्यूट हार्डवेयर को एक जेनेरिक इंजन की तरह ट्रीट किया है जो टेंसर लेता है और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कस्टम कूडा कर्नल्स बिल्ड करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड एमओई लेयर्स को स्केल करने के लिए, या प्रोडक्शन में अनएक्सपेक्टेड लेटेंसी स्पाइक्स को डीबग करने के लिए, हमें हार्डवेयर चेसिस को खोलना होगा और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर देने वाले फिजिकल कंप्यूट इंजनों को एग्जामिन करना होगा। आखिर क्यों एक 16 कोर फ्लैगशिप सीपीयू, जिसकी कीमत हजारों डॉलर्स है और जो 5.00 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा की तेज क्लॉक स्पीड पर चलता है, एक 70 बिलियन पैरामीटर एलएलएम पर हर सेकंड कुछ ही टोकन्स जनरेट करने में स्ट्रगल करता है, जबकि एक एंटरप्राइज जीपीयू आसानी से हजारों कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स में दसियों हजार टोकन्स स्ट्रीम कर देता है? इसका जवाब चिप डिजाइन आर्किटेक्चर के एक फंडामेंटल डिफरेंस में है, यानी लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन। सेक्शन ब्रेक। लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट, दो माइक्रोप्रोसेसर्स की कहानी। यह समझने के लिए कि डीप लर्निंग लगभग पूरी तरह से पैरेलल एक्सीलरेटर्स पर क्यों रिलाई करती है, हमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की कोर डिजाइन फिलॉसफी को एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू की डिजाइन फिलॉसफी से कंपेयर करना होगा। यह डायग्राम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के सिलिकॉन लेआउट को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एक सीपीयू सिंगल थ्रेड लेटेंसी और सीरियल टास्क के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने स्पेस का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल, लॉजिक, ब्रांच प्रेडिक्शन और कैश मेमोरी को एलोकेट करता है। इसके अपोजिट, एक जीपीयू मैसिव पैरेलल थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए मिनिमल कैश के साथ अपने हार्डवेयर का बहुत बड़ा हिस्सा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को डेडिकेट करता है। सीपीयू यानी द मास्टर लेटेंसी इंजन एक मॉडर्न सीपीयू कोर इंजीनियरिंग का एक असाधारण नमूना है, जिसे इंस्ट्रक्शंस की एक सिंगल स्ट्रीम को इंसान जितनी तेजी से कर सकता है उतनी तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक सीपीयू कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो अपने सिलिकॉन रियल एस्टेट और पावर बजट का एक बड़ा हिस्सा रॉ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एएलयूज पर नहीं, बल्कि कंट्रोल मैकेनिज्म्स और कैश हायरार्कीज पर खर्च करता है, जिन्हें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन लेटेंसी को कम से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक स्टैंडर्ड हाई परफॉर्मेंस सीपीयू में ये फीचर्स होते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेडिक्शन यूनिट्स। मॉडर्न सीपीयू ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि आपका कोड किसी इफ एल्स स्टेटमेंट की कौन सी ब्रांच लेगा, और ये वो उसके होने से दर्जनों इंस्ट्रक्शंस पहले ही कर लेते हैं। अगर गेस सही होता है तो एग्जीक्यूशन बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। दूसरा है आउट ऑफ ऑर्डर ओ एग्जीक्यूशन इंजन। सीपीयू डायनेमिकली अपने इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को एनालाइज करता है और इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर करता है, ताकि इसके पाइपलाइन स्टेजेस पूरी तरह से सैचुरेटेड रहें, भले ही पहले के इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी से डेटा का वेट कर रहे हों। तीसरा है स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन। सीपीयू ये कंफर्म करने से पहले कि कोई रास्ता लिया जाना चाहिए या नहीं, असल में एक प्रेडिक्टेड रास्ते पर कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर प्रेडिक्शन फेल हो जाता है तो उस काम को डिस्कार्ड कर देता है। चौथा है डीप मल्टी लेवल कैश हायरार्कीज। कंप्यूट पाइपलाइन को खाली रहने से बचाने के लिए सीपीयू अपने टोटल डाटा एरिया का 50% से 70% से ज्यादा हिस्सा अल्ट्रा फास्ट स्टैटिक रैम एसआरएएम कैश लेयर्स L1, L2 और L3 को एलोकेट करते हैं। ये आर्किटेक्चर सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, वेब सर्वर्स और अनप्रेडिक्टेबल ब्रांच कंडीशंस वाले सीरियल लॉजिक को चलाने में बहुत बेहतरीन बनाता है। हालांकि डीप लर्निंग के लिए ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी एक बहुत बड़ा ओवरहेड है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रांच प्रेडिक्शन या स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बड़े ग्रिड्स पर मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस करने की जरूरत होती है।
जीपीयू द हाई थ्रूपुट कंप्यूट फैक्ट्री है। एक जीपीयू सीपीयू के लगभग सभी कॉम्प्लेक्स लेटेंसी हाइडिंग ओवरहेड को रिजेक्ट कर देता है। ब्रांच प्रेडिक्टर्स, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन और जाइंट कैश स्ट्रक्चर्स के लिए सिलिकॉन का बहुत बड़ा हिस्सा देने के बजाय जीपीयू कंट्रोल लॉजिक को सिंपल बनाता है और कैश साइज को बिल्कुल मिनिमम कर देता है। उन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की जगह चिप डिजाइनर्स हजारों छोटे और पावर एफिशिएंट एलयूज को एक सिंगल सिलिकॉन डाई पर पैक करते हैं। अगर एक सीपीयू एक फेरारी है जिसे एक सिंगल पैसेंजर को शहर के पार 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से ले जाने के लिए बनाया गया है, तो एक जीपीयू एक बड़ी मालगाड़ी है जिसे 10,000 पैसेंजर्स को 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। फेरारी एक पर्सन के लिए अपने डेस्टिनेशन पर बहुत तेजी से पहुंचती है, जो कि लो सिंगल थ्रेड लेटेंसी है, लेकिन मालगाड़ी हर घंटे कहीं ज्यादा कुल लोगों को ले जाती है, जो कि हाई पैरेलल थ्रूपुट है। यह टेबल 16 to 64 कोर्स वाले एक मॉडर्न वर्कस्टेशन सीपीयू के आर्किटेक्चरल फीचर्स को एक एंटरप्राइज जीपीयू जैसे कि एनवीडिया H100 और ब्लैकवेल से कंपेयर करती है। कोर काउंट को देखें तो सीपीयू में 16 to 64 हैवीवेट कोर्स होते हैं, जबकि जीपीयू में 10,000 to over 18,000 कोर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस होती हैं। सीपीयू 3.5 to 5.5 गीगाहर्ट्ज की हाई क्लॉक स्पीड पर ऑपरेट करता है, जबकि जीपीयू की क्लॉक स्पीड 1.5 to 2.5 गीगाहर्ट्ज की मॉडरेट होती है। सिलिकॉन फिलॉसफी के मामले में सीपीयू फास्ट सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस के लिए लेटेंसी रिडक्शन को प्रायोरिटी देता है, जबकि जीपीयू मैसिव पैरेललिज्म के जरिए थ्रूपुट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है। कैश रियल एस्टेट के लिए सीपीयू डाई का एक बड़ा हिस्सा, जो कि 50% से ज्यादा है, L2 और L3 कैश के लिए डेडिकेट करता है, जबकि जीपीयू रॉ एलयूज और रजिस्टर्स को प्रायोरिटी देते हुए एक स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट एलोकेट करता है। सिस्टम रैम का यूज करने वाली सीपीयू की मेमोरी बैंडविड्थ अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है, जिसके कंपैरिजन में जीपीयू की हाई बैंडविड्थ मेमोरी 3 अप्रोक्सीमेटली 3.0 to 8.0 टेराबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच जाती है। फाइनली सीपीयू एक MIMD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पैरेलल मॉडल का यूज करता है, जबकि जीपीयू एक SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स मॉडल का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। SIMT एग्जीक्यूशन पैराडाइम को डिकंस्ट्रक्ट करना। यह समझने के लिए कि जीपीयू बिना कंट्रोल ओवरहेड में फंसे हजारों कॉन्करेंट थ्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं, हमें एनवीडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स यानी SIMT एग्जीक्यूशन पैराडाइम को एग्जामिन करना होगा। अक्सर डेवलपर्स को SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा को SIMT के साथ कंफ्यूज करते हुए सुना जाता है। हालांकि उनके गोल्स सिमिलर हैं, पर उनके अंडरलाइंग एग्जीक्यूशन मॉडल्स अलग हैं। ये कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू टू पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडाइम्स को कंपेयर करता है, जो हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे फर्स्ट पैराडाइम डेवलपर पर रिलाई करता है कि वे एक प्रोसेसर पर साइमल्टेनियसली मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक्सप्लिसिट वेक्टर इंस्ट्रक्शंस लिखें। इसके कॉन्ट्रास्ट में सेकंड पैराडाइम डेवलपर को एक सिंगल थ्रेड के लिए सिंपल स्केलर कोड लिखने के लिए अलाउ करता है, जबकि अंडरलाइंग हार्डवेयर इन थ्रेड्स को मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अक्रॉस पैरेलल में डायनेमिकली ग्रुप और एग्जीक्यूट करता है। SIMD एक्सप्लिसिट वेक्टर ऑपरेशंस। एक ट्रेडिशनल सीपीयू SIMD आर्किटेक्चर में, जैसे कि x86 AVX 512 या ARM नियॉन डेवलपर या कंपाइलर को स्केलर वैल्यूज को वाइड हार्डवेयर वेक्टर रजिस्टर्स में एक्सप्लिसिटली पैक करना होता है। एक सिंगल SIMD इंस्ट्रक्शन जैसे कि _MM512 ऐड PS एक वाइड ALU को पैरेलल में 1632 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करने के लिए कहता है। अगर आपका एल्गोरिदम ऐसी कंडीशन का सामना करता है जहां वेक्टर में केवल कुछ ही एलिमेंट्स को अपडेट किया जाना चाहिए, तो आपको उस वेक्टर के अंदर स्पेसिफिक लेंस को सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स बिटवाइज वेक्टर मास्क लिखने होंगे। हार्डवेयर खुद उस वेक्टर को एक सिंगल वाइड ऑपरेंड की तरह ट्रीट करता है। SIMT थ्रेड लेवल एब्स्ट्रैक्शन विद हार्डवेयर सिंक्रोनी। एनवीडिया के SIMT एग्जीक्यूशन मॉडल में आप एक्सप्लिसिट वेक्टर कोड नहीं लिखते हैं, इसके बजाय आप स्टैंडर्ड स्केलर कोड लिखते हैं जिसे एक सिंगल इंडिपेंडेंट थ्रेड पर एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप एक कूड़ा कर्नल को इस तरह डिफाइन करते हैं जैसे कि एक सिंगल थ्रेड एक सिंगल मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में I, J को प्रोसेस कर रहा हो। यह कूड़ा C++ कर्नेल एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म करता है,
यह थ्रेड ब्लॉक और ग्रिड में थ्रेड की पोजीशन के बेसिस पर हर थ्रेड के लिए एक यूनिक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करता है। अगर कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं तो थ्रेड इन कोऑर्डिनेट्स को एक 1 डायमेंशनल इंडेक्स पर मैप करता है और 2 इनपुट मैट्रिसेस से करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करके रिजल्ट को एक डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में स्टोर करता है। रनटाइम पर जीपीयू हार्डवेयर इन हजारों स्केलर थ्रेड्स को लेता है और इन्हें ऑटोमेटिकली लॉकस्टेप एग्जीक्यूशन बंडल्स में ग्रुप कर देता है, जिन्हें वॉरप्स कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर 32 थ्रेड्स होते हैं। जीपीयू का इंस्ट्रक्शन इश्यू यूनिट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, जैसे कि लोड स्केलर वैल्यू फ्रॉम एड्रेस इनटू इंटरनल रजिस्टर, और उसी सेम इंस्ट्रक्शन को वॉरप के सभी 32 फिजिकल एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को एक साथ इश्यू करता है। हर थ्रेड अपने यूनिक थ्रेड इंडेक्स थ्रेड IDX के बेसिस पर अपने खुद के इंडिपेंडेंट डेटा पर काम करता है। SIMT में डाइवर्जेंस की कॉस्ट, क्योंकि एक वॉरप के अंदर के थ्रेड्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को लॉकस्टेप में एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए आपके कोड में ब्रांचेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर आपके कूडा कर्नल में एक इफ एल्स कंडीशन हो और थ्रेड 0 से लेकर 15 कंडीशन को ट्रू इवैल्यूएट करें, जबकि थ्रेड 16 से लेकर 31 इसे फॉल्स इवैल्यूएट करें। इस फिनोमेना को ब्रांच डाइवर्जेंस के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम पैरेलल जीपीयू कंप्यूटिंग में ब्रांच डाइवर्जेंस को विजुअलाइज करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि थ्रेड्स का एक वॉर्प कंडीशनल लॉजिक को कैसे हैंडल करता है। यह उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में बताता है जहां थ्रेड्स एक कंडीशन के बेसिस पर स्प्लिट होते हैं, इनएक्टिव थ्रेड्स को मास्क आउट करके डिफरेंट पाथ्स को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनली पैरेलल एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए वापस रिकन्वर्ज होते हैं। जब ब्रांच डाइवर्जेंस होता है तो SIMT इंजन एग्जीक्यूशन पाथ्स को सीरियलाइज कर देता है। यह पहले पाथ A को एग्जीक्यूट करता है, जबकि पाथ B लेने वाले थ्रेड्स के लिए एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को मास्क ऑफ यानी डिसेबल कर देता है। जैसे ही पाथ A कंप्लीट होता है, यह एग्जीक्यूशन मास्क को फ्लिप कर देता है और बचे हुए थ्रेड्स के लिए पाथ B को एग्जीक्यूट करता है, जबकि पहले हाफ को मास्क ऑफ कर देता है। दोनों पाथ्स कंप्लीट होने के बाद ही वॉरप वापस एक यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पर रिकन्वर्ज होता है। यही कारण है कि डीप लर्निंग कर्नल्स के अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलर नेस्टेड कंडीशंस लिखना, जैसे कि नाइव स्पार्स MOE राउटिंग ब्रांचेस हार्डवेयर एग्जीक्यूशन स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। अ कंक्रीट मैथ सिनेरियो 16 कोर CPU वर्सेस GPU वर्कलोड, CPU लेटेंसी और GPU थ्रूपुट के बीच के डिफरेंस को सॉलिडिफाई करने के लिए आइए हम एक क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमें एक डीप ट्रांसफॉर्मर मॉडल में सिंगल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेयर को कंप्यूट करना है, C इक्वल से टाइम्स B, जहां A 8192 बाई 8192 साइज के रियल नंबर्स में है, जो सीक्वेंस एक्टिवेशंस के एक बैच को रिप्रेजेंट करता है। B 8192 बाई 8192 साइज के रियल नंबर्स में है, जो एक मॉडल पैरामीटर वेट टेंसर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स कैलकुलेट करना। n बाई n साइज के दो मैट्रिसेस के लिए आउटपुट मैट्रिक्स Cij के हर एलिमेंट को n लेंथ के डॉट प्रोडक्ट की जरूरत होती है। n लेंथ के एक डॉट प्रोडक्ट के लिए n मल्टीप्लिकेशंस और n-1 एडिशंस की जरूरत होती है, जिससे अप्रोक्सीमेटली 2n फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मिलते हैं। n इक्वल टू 8192 होने पर टोटल एलिमेंट्स इन C इक्वल्स 8192 टाइम्स 8190 2 इक्वल्स 67,108,864 एलिमेंट्स। टोटल फ्लॉप्स इक्वल्स 2 टाइम्स n क्यूब्ड इक्वल्स 2 टाइम्स 8192 क्यूब्ड इक्वल्स 2 टाइम्स 549 billion 755,813,888 इक्वल्स 1,99,511,627,776 फ्लॉप्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.10 T फ्लॉप्स है। अब आइए दोनों हार्डवेयर टारगेट्स पर एग्जीक्यूशन टाइमिंग को कंप्यूट करते हैं। टारगेट A हाई एंड 16 कोर CPU वर्कस्टेशन। मान लीजिए एक मॉडर्न 16 कोर CPU 4.0 GHz की सस्टेन्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहा है, या 4.0 टाइम्स 10 to the 9th साइकिल्स पर सेकंड। हर कोर में दो 256 बिट FMA यानी फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड वेक्टर यूनिट्स होती हैं। सिंगल प्रिसिजन FP32 में एक 256 बिट यूनिट पर साइकिल 8 सिंगल प्रिसिजन मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस परफॉर्म कर सकती है,
जो कि 16 फ्लॉप्स पर साइकिल है। पीक CPU FP32 थ्रूपुट इक्वल्स 16 कोर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 FMA यूनिट्स टाइम्स 16 फ्लॉप्स पर साइकिल क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 4.0 टाइम्स 10 to the power of 9 साइकिल्स पर सेकंड। Peak CPU throughput equals 16 times 32 times 4.0 times 10. The power of 9 equals 2,048 billion flops per second, जो कि approximately 2.05 T-flops है। ये मानकर कि एक exceptionally well-optimized multi-threaded CPU matrix multiplication implementation theoretical peak performance का 80% अचीव करता है, यानी 1.64 teraflops. Time sub CPU equals 1.10 times 10 to the power of 12 flops divided by 1.64 times 10 to the power of 12 flops per second, जो कि approximately 0.670 seconds है, जो 670 milliseconds के बराबर है। टारगेट भी मॉडर्न एंटरप्राइज GPU NVIDIA H100 SXM FP32 कोर इंजन। अब एक एंटरप्राइज GPU पर विचार करें। स्पेशलाइज्ड टेंसर कोर्स को एक पल के लिए अलग रखते हुए आइए हम स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड CUDA FP32 कोर्स पर नजर डालें, जो 1.8 गीगाहर्ट्ज की मॉडेस्ट कोर क्लॉक पर रन कर रहे हैं। इस GPU में 14,592 फंक्शनल FP32 एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं। हर एग्जीक्यूशन यूनिट पर क्लॉक साइकिल 1 FMA ऑपरेशन यानी 2 फ्लॉप्स परफॉर्म कर सकती है। Peak GPU FP32 throughput equals 14,592 cores times 2 flops per cycle times 1.8 times 10 to the power of 9 cycles per second. Peak GPU throughput equals 52,531,200,000,000 flops per second, जो कि approximately 52.5 T-flops है। Assuming कि एक optimized CU BLAS execution standard FP32 पीक थ्रूपुट का 85% अचीव करता है, जो कि 44.6 टेराफ्लॉप्स है। टाइम सब GPU इक्वल्स 1.10 टाइम्स 10 to the power of 12 फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 44.6 टाइम्स 10 to the power of 12 फ्लॉप्स पर सेकंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.0246 सेकंड्स है, जो 24.6 मिली सेकंड्स के बराबर है। रिजल्ट यह है कि GPU स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन यूनिट्स का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को 27 टाइम्स से भी ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट करता है, और ये गैप 100 टाइम्स से 300 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब टेंसर कोर्स जैसे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर मैट्रिक्स यूनिट्स का यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन बेंचमार्किंग पाइटॉर्च के साथ एग्जीक्यूशन गैप को मेजर करना। इस हार्डवेयर एग्जीक्यूशन गैप को खुद देखने के लिए चलिए पाइटॉर्च का यूज करके एक स्टैंड अलोन पाइथन प्रोफाइलिंग स्क्रिप्ट बनाते हैं। यह स्क्रिप्ट एक्सपेंडिंग टेंसर डायमेंशंस जैसे n इक्वल्स 512 से n इक्वल्स 8192 तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करती है, जिसमें इंटेल MKL या ओपन MP के जरिए CPU मल्टी-थ्रेडेड परफॉर्मेंस को सीधे नेटिव CUDA इवेंट्स का यूज करने वाले GPU एग्जीक्यूशन से कंपेयर किया जाता है। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्सेस एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। यह इंक्रीजिंग मैट्रिक्स साइजेस की एक सीरीज डिफाइन करती है, रैंडम डेटा जनरेट करती है और दोनों हार्डवेयर टारगेट्स के लिए एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करती है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स एश्योर करने के लिए इस बेंचमार्क में वार्म अप रन्स शामिल हैं। ये ग्राफिक्स प्रोसेसर के लिए प्रिसाइज हार्डवेयर टाइमिंग इवेंट्स यूज करता है और एक कंपैरिजन टेबल आउटपुट करता है, जो एक्सेलरेटर को यूटिलाइज करके अचीव किए गए स्पीड अप फैक्टर को दिखाती है। एग्जीक्यूशन बेंचमार्क रिजल्ट्स को एनालाइज करना ऊपर दी गई स्क्रिप्ट को रन करने पर नीचे दिए गए आउटपुट जैसा ही आउटपुट मिलता है। हालांकि टाइमिंग वेरिएशंस स्पेसिफिक CPU और GPU हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं। यह बेंचमार्क टेबल एक 16 थ्रेड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक NVIDIA A100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स को कंपेयर करती है। ये अलग अलग मैट्रिक्स डायमेंशंस में मिलीसेकंड्स में परफॉर्मेंस टाइम्स को हाईलाइट करती है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसर के लिए एक क्लियर स्पीड एडवांटेज दिखाता है, जो लार्जर डेटा साइजेस के साथ और बढ़ता जाता है। इस बेंचमार्क से दो क्रूशियल टेकअवेज पर ध्यान दें। स्मॉल टेंसर इनएफिशिएंसी ओवरहेड बाउंड्स n इक्वल्स 512 पर CPU 2 मिलीसेकंड से भी कम समय में एग्जीक्यूट करता है,
जबकि GPU 0.08 मिलीसेकंड्स में कंप्लीट करता है स्मॉल मैट्रिक्स साइजर पर GPU स्पीड अप। ड्राइवर कॉल ओवरहेड और कूडा कर्नल लॉन्च लेटेंसी से लिमिट हो जाता है। क्यूबिक स्केलिंग डाइवर्जेंस कंप्यूट टूट्स बाउंड्स जैसे ही मैट्रिक्स साइज बढ़कर n इक्वल्स 8192 होता है। मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्यूबिकली स्केल होते हैं, यानी बिग O ऑफ n क्यूब्ड 16 कोर CPU ALU सैचुरेशन और मेन मेमोरी बस कैपेसिटी की वजह से जल्दी ही बॉटलनेक हो जाता है। और पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 7 सेकंड से ज़्यादा का समय लेता है। GPU स्मूथली स्केल करता है और थाउजेंड्स ऑफ SI AMT थ्रेड्स को सैचुरेटेड रखते हुए सिर्फ 54 मिलीसेकंड्स में 8192/8 मैट्रिक्स को प्रोसेस कर लेता है। सेक्शन ब्रेक GPU आर्किटेक्चर में और डीप जाना हमने देखा है कि कैसे CPU कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करके सिंगल थ्रेड लेटेंसी को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि GPU SIMT पैराडाइम के अंडर ग्रुप किए गए थाउजेंड्स ऑफ सिंपलर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को डिप्लॉय करके टोटल सिस्टम थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। हालांकि यह समझना कि एक GPU में हजारों थ्रेड्स होते हैं जो लॉकस्टेप वार्प्स में स्केलर इंस्ट्रक्शंस को रन करते हैं, केवल एक हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल पिक्चर है। कस्टम हाई परफॉर्मेंस कूडा कर्नेल्स लिखने, मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने और कस्टम MOE राउटर्स बनाते समय हार्डवेयर बॉटलनेक्स से बचने के लिए हमें इस बात पर करीब से नज़र डालनी होगी कि वे वार्प्स GPU प्रोसेसर के अंदर फिजिकली कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। GPU हार्डवेयर इन हजारों कॉन्करेंट थ्रेड्स को फिजिकल कंप्यूट यूनिट्स को कैसे असाइन करता है। हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर्स एक सिंगल क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके मेमोरी एक्सेस डिलेज को तुरंत कैसे हाइड करते हैं। अगले सेक्शन 21.2 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स SMS वार्प्स और वार्प शेड्यूलर्स में हम हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को डिटेल में एनालाइज करने के लिए GPU डाई के कोर कंप्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर कदम रखेंगे।